हेलो फ्रेंड्स। आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एसी। एसी जो दिया है सेंटर से जा रही है ये लाइन, तो ये क्या हो गया इसका डायमीटर। ठीक है। और ओ बी, ओ बी क्या हो गया रेडियस। ठीक है। इस बेस पे हमारा एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। एरिया क्या होता है जो इसका अंदर का पूरा पार्ट होता है। ऑरेंज जो पार्ट है उसे एरिया कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस होता है ये पूरी बाउंड्री। जो सर्कल है ना ये बाउंड्री है, इसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसको देखते हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है। देखो, सपोज हमें डी दिया है 2 सेंटीमीटर। डी मतलब डायमीटर। डायमीटर को व्यास भी कहते हैं। क्वेश्चन है इफ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया। सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसे परिधि भी कहते हैं। तो परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है। और नेक्स्ट है एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, हमें डी दिया है 2, तो हमें पता है रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा। तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1। अब ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 है न्यूमरेटर, 22 है और 1 है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके 44 आ गया अपॉन 7। इसका आंसर आया 6.29 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखते हैं एरिया निकालने का। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा है 22/7। आर है 1, तो 22/7 इंटू 1 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आती है जो है। तो हमारा आंसर आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। सपोज मेरा डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। ठीक है। आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला डायग्राम देखिए। इसमें एक सर्कल है। सर्कल में देखिए ए सी 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट से ही हमारा डी जो है वो सेंटर है। तो ए सी से ही डी पे एक एंगल बना है और एक एंगल बी पे बना है। बी सर्कमफ्रेंस पे है। मैंने आपको बताया था ना, बाउंड्री जो बाउंड्री होती है उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो वहां पे बी बना है। तो हमारा देखिए ए सी 2 पॉइंट से अगर कभी भी सेंटर पे और सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो हमेशा सेंटर का एंगल जितना भी होता है उसका हाफ हो जाता है सर्कमफ्रेंस का एंगल। ठीक है। तो हमारा अगर हमारा आया ए डी सी गिवन है अगर 60 डिग्री, तो हमारा ए बी सी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। ऐसी अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी मेरा 15 है, 15 डिग्री है, तो ए डी सी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल कर दीजिए 30 डिग्री। अगर आपको उस समय याद ना आए तो देखिए, जो एंगल जितना पास होता है वो उतना बड़ा होता है। जितना पास आता रहेगा एंगल बड़ा है। तो दूर है सर्कमफ्रेंस और सेंटर पास है, तो सेंटर बड़ा हो गया और ये छोटा। तो छोटा नीचे पीछे वाला हाफ हो जाता है। आपको याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। ये हमारा देखिए, मैंने सर्कल में जो लाइन ड्रॉ है ब्लू कलर की, वो हमारा रेडियस है। और ये जो टेंजेंट जो सर्कल को टच कर रहा है वो टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल, इन दोनों से बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, देखो ए बी। ए बी हमारा क्या है डायमीटर। डायमीटर डायमीटर मतलब हमारा ये डायमीटर से नीचे का जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया सेमी सर्कल। ठीक है। आधा गोला, आधा वृत्त। अर्धवृत्त पे जो भी ट्रायंगल बनता है उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। देखो उसका एक तरीका क्या है। ए ओ बी क्या है हमारा 180। तो मैंने अभी आपको बताया था 2 पॉइंट से अगर सेंटर पे और सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा तो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ए ओ बी मेरा 180 है, तो खुद ही बताइए सी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है। इसीलिए वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए, अब ये सर्कल है। सर्कल में जो ये बाउंड्री कर रखी है ब्लैक कलर से,
एक कॉर्नर काटा है वो होता है सेक्टर, उसे सेक्टर कहते हैं। तो कभी कभी इसका एरिया पूछ लिया जाता है। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जितना पार्ट है उसी पार्ट को लेंगे, तो हम इसीलिए थीटा अपॉन 360 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये बना है डायग्राम, इससे पता चलता है 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या हो गया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इफ r is equals to 7 centimeter and theta is equals to 90 degree, then find the area of a sector. So first of all, we know that the area of a sector is equals to theta upon 360 into pi r square. थीटा हमारा 90 डिग्री है, अपॉन 360 हो गया, फिर इंटू पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 22 अपॉन 7, फिर हमारा r हो गया 7, नेक्स्ट r हो गया 7। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4 इंटू 22 इंटू 7, क्योंकि 7 से 7 कट गया, एक 7 न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या है, 1 इंटू 22 इंटू 7, इसका आंसर आया 154, और डिनोमिनेटर है 4, तो 154 अपॉन 4, तो हमारा इसे डिवाइड करके आंसर आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में। ओके, अब आगे देखते हैं, सर्कल का ही है। सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नीचे पड़ती है कॉर्ड पे, तो वो हमेशा उसे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई कॉर्ड है, उसके जो सेंटर से जो लाइन पड़ी है वो उसे बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी डी बी को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, या हाँ 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हमारा सारे का सारा सब के सब इक्वल प्रूव हो जाएंगे। उससे हमारा ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी बी और ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखो दो ट्राइंगल हैं, सी ए डी और दूसरा है सी डी बी। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा, वैसे तो सी सेंटर है, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी भी होगा क्योंकि वो रेडियस है। नेक्स्ट है सी डी, कॉमन लाइन है, सी डी इज इक्वल टू सी डी। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा सी डी परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो सी डी बी इज इक्वल टू सी डी ए, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री प्रूव हो गए। तो हमारा क्या आ गया, साइड एंगल, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, साइड एंगल। तो ये क्या हो गया, तीन कंडीशन आनी चाहिए, उससे हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तो हमारा ए सी डी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी डी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उससे सारे के सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल प्रूव हो गए। तो हमारा ए डी इज इक्वल टू डी बी प्रूव हो गया। उससे हम ये प्रूव कर दे रहे हैं कि सेंटर से कभी भी कोई लाइन परपेंडिकुलर अगर पड़ती है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, कभी कभी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है, सेंटर को ओ मान लीजिए, एओ और ओ बी क्या है, हमारे रेडियस। ठीक हो गया, तो रेडियस इक्वल ही होते हैं। और नेक्स्ट है सी एक बाहर का बिंदु है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। वैसे तो ये कहा जाता है जितने भी टेंजेंट एक पॉइंट से बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो हम इसे प्रूव करेंगे। ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करते हैं। तो इसमें देखिए, और हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी टेंजेंट से और रेडियस के बीच में, टेंजेंट से रेडियस का जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगला भी टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री, तो हमारा ए और बी 90 डिग्री, पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन है एओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस। तीसरी कंडीशन है ओ सी इज कॉमन लाइन,
OC कॉमन लाइन है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? एंगल साइड साइड, इससे हमारे ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। तो उससे जितने भी बचे हुए साइड और एंगल हैं वो सब भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा प्रूव हो गया AC इज इक्वल टू PC। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि इतना प्रूव करने का टाइम नहीं होता पेपर में, तो आप डायरेक्ट ये याद रखिए कि जितने भी किसी भी बाहर के पॉइंट से जितने भी सर्कल पे टेंजेंट बनते हैं, दो टेंजेंट जो बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।